हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम अध्याय 3 के दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक निषेचन पर बात करने वाले हैं। और देखिए निषेचन क्या होता है, अगर परिभाषा की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉमन इंट्रोडक्शन में भी हमने बात करी थी कि नर युग्मक परागकण व मादा युग्मक अंडकोशिका दोनों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और मैंने बताया था निषेचन से पहले क्या होता है, परागण। तो इसको हम पहले जो 3 पार्ट है उसमें हमने परागण पे चर्चा करी। और अगर परागण की बात करें तो हमने बेसिकली वहाँ समझा क्या है, तो हमने परागण में ये समझा है कि जो पुष्प होता है उसमें स्त्री केसर होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और यहाँ ये नरजन्नांग होता है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के अंदर क्या बनता है, यहाँ पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं। जब प्रस्फुटन होता है तो परागकण बाहर निकलता है और ये परागकण जो है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ये परागकण ट्रांसफ़र हो जाता है उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर। अब ये तो सेम पुष्प है तो जाति भी सेम ही होगी, लेकिन अगर दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प पे भी जाता है तो जाति समान होनी चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको परागण कहा जाता है। तो ये परागण का प्रोसीजर हो गया। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया परागण का प्रोसीजर। परागकण कहाँ ट्रांसफर हो गया, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो गया, तो ये परागण है। अब यहाँ से निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया में अब यहाँ से क्या होगा, तो हम केवल अब इस पोर्शन पे ध्यान देंगे कि अब यहाँ से प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। तो देखिए निषेचन जो है, निषेचन की प्रक्रिया अब कैसे आगे बढ़ेगी, तो सीधा ऐसा नहीं है कि सीधा नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक से हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर नर युग्मक कहाँ है, नर युग्मक तो अभी वर्तिकाग्र पर है, जबकि मादा युग्मक कहाँ है, अंडाशय। अंडाशय में भी क्या है, स्ट्रक्चर बीजांड है। हम बहुत विस्तार से इन संरचनाओं पर पहले बात कर चुके हैं। तो ये बीजांड के अंदर का स्ट्रक्चर है जिसमें इसको हमने मादा युग्मकोद्भिद इसको कहा था। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो सीधा तो फर्टिलाइज कर नहीं सकता। अब फर्टिलाइज यानी निषेचित करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कई प्रोसीजर से गुजरना होगा। तो एक्चुअल में ये जो निषेचन है, नर युग्मक यानी परागकण जो ये यहाँ है और मादा युग्मक यानी अंडकोशिका जो यहाँ है, इन दोनों का संलयन कैसे होगा, तो ये अलग अलग फेज में, अलग अलग स्टेप में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो वास्तव में निषेचन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होगी। हम यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। अब देखिए निम्न चरण कौन कौन से हैं। तो निम्न चरण में सबसे पहले तो क्या होगा कि यहाँ ये दोनों की पारस्परिक अनुक्रिया होगी। पारस्परिक अनुक्रिया क्या होगी कि वर्तिकाग्र के द्वारा या इस स्त्री केसर के द्वारा ये चेक किया जाएगा, ये जांचा जाएगा कि जो परागकण आया है, जो परागकण यहाँ आया है, क्या वो परागकण वास्तव में इसी जाति के पुष्प का है। तो इन दोनों के बीच में पारस्परिक अनुक्रिया होती है और इसकी परागकण की योग्यता की जांच की जाती है। योग्यता की जांच से हमारा तात्पर्य यही है कि ये परागकण इस जो पुष्प का वर्तिकाग्र है उसी जाति के परागकोश का होना चाहिए। तो इस बात का जांच होती है किसके द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा। तो ये पहला चरण होता है, जिस चरण को आप कह देते हैं क्या, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पराग यानी कि परागकण और किसके बीच में, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के द्वारा इसकी जांच यानी पराग की जांच की जाती है। तो ये जो अनुक्रिया इनके बीच में होती है इसको कह दिया जाता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा। जब अनुक्रिया हो जाएगी और स्त्री केसर इस बात का जांच कर लेगी कि पराग उसी प्रजाति का है, तो क्या होगा, स्त्री केसर के द्वारा इसको कुछ पोषक तत्व प्रदान किए जाएंगे और पराग उन पोषक तत्वों को प्राप्त करके थोड़ा जो है आकार में वृद्धि कर लेगा। ये कह सकता हूँ कि फूल जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर जो पराग है यानी कि परागकण जो है, यहाँ से एक पराग नलिका का अंकुरण होगा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, परागकण के अंकुरण वाला टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी दोबारा इसको विस्तार से हमको देखना होगा। तो जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा कि ये पोषण प्राप्त कर लेगा। अगर सेम जाति का है तो, सेम जाति का नहीं है तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ये इस आगे की प्रोसीजर नहीं बढ़ेगी। तो अगर मान लीजिए ये परागकण सेम जाति का है तो फिर यहाँ से क्या होगा, पराग नलिका का विकास होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे परागकण का अंकुरण। तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, परागकण का अंकुरण हो जाएगा। अगर सेम जाति का है तो अंकुरण होगा, सेम जाति का नहीं है परागकण तो फिर अंकुरण नहीं होगा। तीसरी बात पर चर्चा करते हैं। तीसरी बात क्या होती है, तो तीसरी बात यह होती है
कि अब जब पराग नलिका बन गई है तो जो कहाँ बनी है, तो वर्तिकाग्र पर बनी है, तो अब वर्तिका से होती हुई ये कहाँ जाएगी, अंडाशय तक जाएगी और अंडाशय में जाकर के बीजांड में एंटर करेगी। तो ये पूरी जो घटना है, ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है जो पराग नलिका बनी है अंकुरण के फलस्वरूप। तो क्या होगा, पराग नलिका, यहाँ लिखता हूं मैं, पराग नलिका बनेगी अंकुरण के फलस्वरूप। तो क्या होगा, पराग नलिका बनेगी और बनने के बाद फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, पराग नलिका की वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी और वृद्धि के फलस्वरूप ये वर्तिकाग्र को भेदते हुए सबसे पहले तो यहां बनेगी बाहर, वर्तिकाग्र को भेदेगी सबसे पहले, फिर कहां जाएगी, इस वर्तिका में जाएगी, वर्तिका से कहां जाएगी, फूले हुए भाग अंडाशय में और अंडाशय से बीजांड में, बीजांड से फाइनली एंटर कर जाएगी भ्रूण कोश, जहां पर मादा युग्मकोद्भिद यानी 7 कोशिकीय रचना विद्यमान है। तो ये पूरा पराग नलिका का वृद्धि होगा। जब एंटर कर जाएगा तो फिर वहां जाकर के क्या होगा, वहां जाकर के फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिसमें निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एक एक करके हम इन तीनों स्टेप्स पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले चरण में क्या होता है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। ये कंडीशन तो आपको समझ में आ रही है, मैंने केवल ऊपर वाला पोर्शन बनाया क्योंकि हम सिर्फ वर्तिकाग्र और इन दोनों के बीच की अनुक्रिया को समझ रहे हैं। तो ये है परागकण जो 2 कोशिकीय रचना होता है। जब यहाँ पर आता है तो एक इसमें कायिक कोशिका होती है और एक क्या होती है, एक छोटी जनन कोशिका होती है। जनरली आप इस प्रकार से बना सकते हैं इसको कि ये जो पूरा भाग है ये तो कायिक कोशिका होता है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक होता है, लेकिन बीच में एक और छोटी कोशिका बन जाती है। इस प्रकार से ये सेंटर वाली कोशिका को या बीच वाली छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जनन कोशिका। बाकी ये पूरा जो भाग है बाहर का, ये पूरा भाग क्या है, तो ये पूरा भाग बड़ी कोशिका, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कायिक कोशिका। तो ये 2 कोशिकीय रचना होता है जब परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर आता है। वर्तिकाग्र पर आता है तब कितनी कोशिकीय रचना होता है, 2 कोशिकीय रचना होता है। अब देखिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ आया है तो इस ये जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र वाला भाग है, इसके द्वारा कुछ रसायनों का विमोचन किया जाता है। ये रसायन क्या करते हैं कि जो भी इस पर परागकण आता है एक्चुअल में उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर वो सेम जाति का होता है तो ये रसायन उसके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो इन दोनों के बीच में एक रिकॉग्नाइजेशन सेंटर बन जाता है ना, यानी कि एक केंद्र बन जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो ये सारे रसायन ये ऑब्जर्व कर लेगा। अगर ये सेम जाति का नहीं होता है तो ये रसायन इसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। अब मान लीजिए ये सेम जाति का है, तो सेम जाति का है तो क्या हुआ, जैसे ही ये परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचा, वर्तिकाग्र ने कुछ रसायनों का विमोचन किया और इन रसायनों को क्या हुआ, इन रसायनों को इस परागकण ने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो ये इनके बीच में एक रिकॉग्नाइजेशन सेंटर बन गया और यहाँ से अब प्रक्रिया क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो ये पहचान हो गई कि भाई सेम जाति का है तो प्रक्रिया यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, सेम जाति का नहीं है तो नष्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब चूंकि सेम जाति का है तो अब यहाँ से कुछ पोषक पदार्थ और वर्तिकाग्र के द्वारा इस परागकण को प्रोवाइड किए जाते हैं तो उन पदार्थों का भी परागकण क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करके ये थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है, फूल जाता है और फिर अंदर क्या होता है कि जो ये कायिक कोशिका है ये तो एज इट इज रहती है, लेकिन जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका में एक बार फिर समसूत्री विभाजन हो जाता है। ध्यान दीजिए, अर्धसूत्री नहीं होगा, अर्धसूत्री तो पहले ही हो गया जिसके कारण परागकण बना है। लेकिन जो जनन कोशिका अंदर छोटी वाली कोशिका ये मैंने बनाई है यहाँ पर, ये तो पूरी बड़ी कोशिका है और ये छोटी कोशिका। तो इस जनन कोशिका कहा था हमने छोटी कोशिका को, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, जिसको हमने क्या कहा था, दूसरा स्टेप परागकण का अंकुरण कहा था। ठीक है, तो अब देखिए वर्तिकाग्र पर जो परागकण आया है यहाँ क्या होता है, इसको मैं वापस बनाता हूं इस वाले पोर्शन को, परागकण का अंकुरण वाले पोर्शन में वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। परागकण क्या हुआ,
कि यहाँ जब इसको आइडेंटिफिकेशन हो गई कि भाई समान जाति का है, तो यहाँ पर इस वर्तिका ने परागकण को कुछ पोषक तत्व दिए, और जैसे कि वसा हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, रेजिन हो सकता है, जल हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और उन सब तत्वों को इस परागकण ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, और ये आकार में क्या हो गया, आकार में ये बड़ा हो गया। ठीक है, आकार में क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आपने देखा है कि यहाँ क्या है, यहाँ दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो ये बड़ी कोशिका है जो कि पूरा इसमें फैली हुई कोशिका ये है, तो इसको तो हमने क्या कहा, कायिक कोशिका। और इस कायिक कोशिका के ही भीतर एक और क्या है, तो एक और छोटी सी जनन कोशिका है जो फाइनली बाद में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ क्या होता है कि जब इसको ये पोषक तत्व मिल जाते हैं और ये ऐसा फूल करके बड़ा हो जाता है, उसी दौरान ये कायिक कोशिका तो बड़ी है, ये जनन कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं में बदल जाती है। इस प्रकार से ये दो कोशिकाओं में बदल जाती है। तो यहाँ पहले एक कोशिका हुआ करती थी, लेकिन अभी अगर 2 मिनट के लिए आप इसको भूल जाएं तो यहाँ पर ये इस प्रकार की ये दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और इन्हीं के केंद्रक जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नर युग्मक। क्या कहलाते हैं, नर युग्मक। कितने नर युग्मक बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था, दोनों कोशिकाओं में 2 केंद्रक है तो 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। पहली कंडीशन तो ये होती है ना। परागकण के अंकुरण के समय पहली कंडीशन तो क्या बनती है कि जो ये इसने यहाँ से जो इसको पोषक पदार्थ मिले हैं वर्तिकाग्र से, वो अवशोषित किए, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इसके अंदर एक्टिवेशन हुआ। एक्टिवेशन में क्या हुआ कि जो जनन कोशिका थी वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में टूट गई, और इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो एक 3 कोशिकीय रचना बन गई। कितनी कोशिकीय, 3 कोशिकीय रचना, जिसमें से एक तो कायिक कोशिका, और ये कायिक कोशिका का केंद्रक, 2 जनन कोशिकाएं, और 2 जनन कोशिकाओं के अंदर ये जनन कोशिकाओं के केंद्रक, जिन्हीं को आप क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इस परागकण के अंकुरण में ही यहाँ हम पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन को। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो परागकण है, इस परागकण की जो कायिक कोशिका वाला भाग है, आपने देखा था, मैंने ये भी बताया था आपको कि इसके चारों ओर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन जमा होता है। ये परागकण की संरचना में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो स्पोरोपोलेनिन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, एक या एक से अधिक हो सकता है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, इसको जनन छिद्र कहते हैं। तो अब दूसरे स्टेज में जब इसमें अवशोषण कर लिया था इसने सारे पदार्थों को, तो जो कायिक कोशिका है, पूरी बड़ी कोशिका तो क्या है, ये पूरी बड़ी कोशिका कायिक कोशिका ही है, और ये कायिक कोशिका का केंद्रक है। जनन कोशिका छोटी है, जो कि यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये 2 जनन कोशिकाएं भी है, ये 2 जनन कोशिकाएं भी है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कायिक कोशिका का होता है, क्योंकि कायिक कोशिका ही है जनन छिद्र के पास। तो ये कायिक कोशिका क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से उभार ले लेती है। ठीक है, एक एपिक्स बना लेती है, एक शीर्ष बना लेती है ना। और ये उभार जो है, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है इसके, इस उभार के जो भित्ति है या यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, अब सॉरी कोशिका तो ये कायिक कोशिका ही है, लेकिन इसकी जो ये भित्ति है यहाँ से कुछ एंजाइम का स्त्रावण करती है। क्या करती है, कुछ एंजाइम का स्त्रावण करती है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है पेक्टिनेज एंजाइम का। तो ये परागकण के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, और ये क्या करता है, ये एंजाइम इस जो वर्तिकाग्र की जो ये झिल्ली बनी है, झिल्ली को डिसॉल्व कर देता है, इसको बिल्कुल अपघटित कर देता है। तो यहाँ से ये पूरा नष्ट हो जाता है, और ये जो उभार है ये इस प्रकार से अंदर आ जाता है, ऐसे समझ रहे हैं आप। और इस उभार को ये इस नलिका रूपी स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर। तो ये नलिका रूपी स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, यही कहलाती है पराग नलिका। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पराग नलिका का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है, पूरी घटना कहलाती है पराग कण का अंकुरण। क्या कहलाती है, पराग कण का अंकुरण। समझ रहे हैं, ये दूसरा स्टेप। अब मैं इसको यहाँ इस वर्तिका को 2 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, केवल परागकण का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि परागकण का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो गया। ठीक है, कि इस प्रकार से ये परागकण है, और इसकी जो जनन छिद्र वाला भाग है, वहाँ से एक उभार बना था, और वहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इसमें पेक्टिनेज एंजाइम है, उसका महत्वपूर्ण रोल रहा।
और ये कायिक कोशिका ने बनाया, जो बड़ी कोशिका थी कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका इस प्रकार से आगे ग्रोथ करके ट्यूब में बदल गई, और जो कायिक कोशिका का केंद्रक था वो यहाँ पर सबसे आगे इसमें एंटर कर जाता है सबसे पहले। इसको कहा जाता है, चूंकि ये ट्यूब में आ गया है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि नलिका केंद्र। क्या कहा जाता है इसको, नलिका केंद्रक कहा जाता है। अब जब नलिका केंद्रक यहाँ आ जाता है तो जो बाकी जनन कोशिकाएं हैं उन जनन कोशिकाओं के केंद्रक भी पीछे से ही कहाँ आ जाते हैं, ट्यूब में आ जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं के केंद्रक भी कहाँ आ जाते हैं, यहाँ ट्यूब में आ जाते हैं, जिनको कहा जाता है क्या, नर युग्मक। तो इस प्रकार से यहाँ जितना भी मटेरियल था वो कहाँ आ गया है, ट्यूब में आ गया है। तो ये जो कंडीशन है मैंने पहले भी बताया आपको जब हम परागकण पढ़ रहे थे, तो नर युग्मकोद्भिद जो बनता है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि मैं नलिका केंद्रक वाली बात वहाँ पर नहीं बताया था, तो अब आप इसको समझ लीजिए कि इस प्रकार से कायिक कोशिका से ट्यूब बनती है, और कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो सबसे आगे रहता है इसमें, जिसको नलिका केंद्रक कहते हैं, और बाकी जो जनन कोशिकाओं के केंद्रक है वो इस प्रकार से इसके पीछे के नलिका में आगे बढ़ते जाते हैं, जिनको आप नरयुग्मक कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये जो कंडीशन बनी है परागकण की, यह कंडीशन ही क्या कहलाती है, परागकण का अंकुरण कहलाती है। और ध्यान दीजिए ये भी कहाँ एंटर कर चुका है, तो अगर मैंने बताया आपको यह भी यहाँ वर्तिकाग्र को भेद करके वर्तिकाग्र में एंटर कर गया है। अब आगे कहाँ जाएगा तो आप जानते हैं, अब आगे क्या है, तो आगे वर्तिका है। क्या है, वर्तिका है। तो अब ये किस में एंटर करेगा, वर्तिका में एंटर करेगा, जिसको हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो 2 टॉपिक हो गया ना आपके, पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया, दूसरा परागकण का अंकुरण। मैंने कहा निषेचन की प्रक्रिया कितने चरणों में होगी, 3 चरणों में। पहला चरण समझ में आ गया, दूसरे चरण में परागकण का अंकुरण समझ में आ गया कि क्या हुआ। अब जब अंकुरण हो गया तो क्या बन गई, पराग नलिका बन गई। तो अब तीसरे चरण में क्या होगा, पराग नलिका की वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि कैसे होती है अब हम इसको तीसरे चरण में समझते हैं। और अब बात करते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चरण, पराग नलिका की वृद्धि। और देखिए पराग नलिका की वृद्धि हो रही है, पराग नलिका बन गई थी दूसरे चरण में, परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप क्या बन गई थी, पराग नलिका बन गई थी। और अब आप क्या पढ़ेंगे, पराग नलिका की वृद्धि। तो पराग नलिका की वृद्धि किस में हो रही है, सबसे पहले वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर वो कहाँ जाएगी, अंडाशय में। ये मार्ग ध्यान रखना, पराग नलिका का मार्ग क्या है, सबसे पहले वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, अंडाशय के भीतर बीजांड, बीजांड के भीतर भ्रूणकोश। तो ये इसका एक पूरा का पूरा रूट है। चलिए अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक स्त्री केसर का सुस्पष्ट डायग्राम बनाते हैं, तो हम इसको बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए स्त्री केसर का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया स्त्री केसर का सबसे पहला भाग, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के बाद अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये लंबी पतली नलिका हो गई, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका के बाद यहाँ इसका फूला हुआ भाग होता है स्त्री केसर का स्त्री केसर का ये फूला हुआ भाग, इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अंडाशय। और स्टूडेंट अंडाशय के भीतर भी कुछ रचनाएं होती है, उन रचनाओं को समझते हैं। अंडाशय के भीतर सबसे पहले तो क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले होता है बीजांड, ठीक है, बीजांड। और बीजांड के भीतर क्या होता है, तो बीजांड के भीतर होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में आपको पता है, अब जैसे बीजांड मैंने नहीं बनाया तो बीजांड को मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ कि यहाँ ये चारों ओर बीजांड में, ये तो भ्रूणकोश है अंदर, ये यहाँ ये अध्यावरणीय रचना बना देते हैं, तो इससे आपको ये बीजांड आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वाली रचनाएं क्या हो गई, जिस पर अध्यावरण चढ़े होते हैं, ये पूरा बीजांड का भाग इसको माना जा सकता है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में है ये पूरा बीजांड है, और अंदर जो है ये क्या है, ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होगा, काफ़ी हमने बात करी, अभी भी कर रहे हैं। ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे ये 2 सहायक कोशिकाएं, एक ये अंड कोशिका, 6 कोशिकाएं हो गई, एक ये बीच में जो बड़ी कोशिका है
ये कौन सी कोशिका है, इसको हम ध्रुवीय कोशिका कह देते हैं, या यहाँ पर चूंकि 2 केंद्रक जुड़े हुए हैं इसलिए इसको द्वितीय केंद्रक भी कह देते हैं। तो ये 7 कोशिकाएं हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमसे एक चूक यहाँ पर हो गई थी कि मैंने कह दिया था कि मादा युग्मकोद्भिद की 7 ही कोशिकाएं अगुणित होती है। तो ऐसा नहीं है, चूंकि बीच वाले जो कोशिका है ध्रुवीय कोशिका, यहाँ पर एक्चुअल में 2 केंद्रक वापस संयुक्त हो गए हैं, इसलिए ये जो सेल है ध्रुवीय या मादा युग्मकोद्भिद की 7 कोशिकाएं अगुणित नहीं होती, 6 कोशिकाएं अगुणित होती है, ऊपर की 3 नीचे की। चूंकि यहाँ दोनों केंद्रक वापस ऐड हो गए इसलिए ये द्विगुणित हो गई है वापस। तो ये आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो बात हो गया किसका, स्त्री केसर का। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पराग नलिका की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है, पराग नलिका की वृद्धि हो रही है। तो पराग नलिका की वृद्धि में आपने देखो सेकेंड स्टेप में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ लिया था सेकेंड स्टेप में कि ये जो पराग कण था इस पराग कण का अंकुरण हो गया था, और अंकुरण होकर के यहाँ क्या बन गई थी, यहाँ पराग नलिका बन गई थी। और पराग नलिका में आपने देखा कि यहाँ पर सबसे आगे तो एक केंद्रक था जिसको हमने ट्यूब का केंद्रक या नलिका केंद्रक कहा था। इसके पीछे से ही इस नलिका में क्या आ रहे थे, 2 नर युग्मक आ रहे थे। 2 नर युग्मक भी यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए ये पूरी जो गति होती है पराग नलिका की, ये रसायनों के द्वारा कंट्रोल होती है। किसके द्वारा, रसायनों के द्वारा। अब पराग नलिका जो ये मैंने बनाई है एक्चुअल में मैक्सिमम प्लांट्स में ये ठोस रचना होती है, अंदर से बिल्कुल क्या होती है, ये ठोस रचना होती है, इसमें कोशिकाएं इस प्रकार से जमी होती है। तो फिर ये पराग नलिका को यहाँ आगे बढ़ने का मार्ग कैसे मिलेगा, तो इसके लिए जो ये पराग नलिका का जो ये एपेक्स वाला भाग है यानी आगे का इस प्रकार का जो ये भाग है, ये लगातार कुछ रसायनों का विमोचन करता रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक रसायन तो कौन सा है इसमें, पेक्टिनेज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो कौन होता है, वो होता है पेक्टिनेज। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर स्रावित होगा तो ये क्या होगा, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को गलाता रहेगा और ये पराग नलिका क्या होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से रसायनों के द्वारा ये गति होती है। इसीलिए हम एक बात और ध्यान रखना कि जो पराग नलिका की वृद्धि है, पराग नलिका की वृद्धि ये रसायनों के द्वारा कंट्रोल होती है, इसलिए इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, रसायनानुवृत्ति गति का एग्जाम्पल भी हम इसको मानते हैं, पराग नलिका की वृद्धि को। पराग नलिका वृद्धि कर रही है, अब वृद्धि करके कहाँ पहुँचेगी, देखिए मार्ग मैंने बताया था, सबसे पहले किस में गई, सबसे पहले वर्तिकाग्र में गई, नंबर 1। फिर कहाँ से निकली, कहाँ से गुजरी, तो फिर नंबर 2 कहाँ से गुजरी, वर्तिका से गुजरी। अब कहाँ पहुँच गई, तो ये जस्ट कहाँ पहुँची है, अंडाशय में। कहाँ पहुँची है, अब ये अंडाशय में, अंडाशय में पहुंची है। अब अंडाशय के बाद कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले एंटर करेगी किसमें, बीजांड में। किसमें एंटर करेगी, बीजांड में। और ये बीजांड में एंटर कर गई है, आप ऐसा मान लीजिए इसको। और बीजांड में एंटर करने के बाद जो बीजांड द्वारीय सिरा है, माइक्रोपाइल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये बीजांड द्वारीय सिरे से अंदर प्रवेश करेगी, अंदर एंट्री करेगी। ध्यान दीजिए, बीजांड में प्रवेश कहीं से भी हो सकता है, अध्यावरण से हो सकता है, या बीजांड द्वारा यहाँ से हो सकता है, इधर से हो सकता है, लेकिन जब भ्रूण कोश में एंट्री लेगी तो हमेशा पराग नलिका कहाँ से एंट्री लेगी, बीजांड द्वार वाले सिरे से ही एंट्री लेगी। जैसे मैंने यहाँ बीजांड द्वार बनाया था तो यहीं से हमेशा इसकी एंट्री होगी। एंट्री पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका में गई, वहाँ से अंडाशय में गई, अंडाशय से कहाँ गई, तो अंडाशय से बीजांड में एंटर किया, और बीजांड से फाइनली कहाँ एंटर कर रही है, यहाँ अंदर भ्रूण कोश में एंटर कर रही है। तो ये हो गया पराग नलिका की वृद्धि का मार्ग, और वृद्धि करती हुई फाइनली एंटर करती है किसके अंदर, भ्रूण कोश में। और इसी के पीछे पीछे कौन आ रहा है, तो सबसे आगे तो नलिका केंद्रक, और पीछे यहाँ 2 क्या हैं, नर युग्मक। क्या हैं, नर युग्मक। दिख तो नहीं रहे होंगे लेकिन समझ सकते हैं कि अब पीछे आ रहे हैं तो यही होंगे, है ना। तो ये 2 नर युग्मक भी यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ ये केंद्रक का काम तो यहाँ खत्म हो जाता है कि यहाँ ये फाइनल केंद्रक एक
प्रक्रिया को कंट्रोल करता है पराग नलिका की, कि यहाँ से एक एंजाइम और ये स्त्रावित करता है और उस एंजाइम के फलस्वरूप जो कि पैक्टिनेज एंजाइम होगा, ये जो भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश की झिल्ली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व होने के बाद ये जब अंदर जाता है तो ये जो दो कोशिकाएं होती है, सबसे पहले सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं भी नष्ट होकर के इस पराग नलिका को जो अंदर गई है इसको मार्ग प्रदान करती है। तो इसको जब मार्ग प्रदान करती है तो इसका जो इस अभी तक देखिए, अब मैं इस नलिका को यहाँ बना रहा हूँ कि नलिका अभी तक आगे से इसका इस प्रकार से ये एपेक्स वाला भाग जो था, ये टॉप वाला भाग इस प्रकार से कवर था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोशिकाएं नष्ट होगी तो ये कोशिकाएं नष्ट होकर के ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, जिससे ये वाला और वो ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर इसमें धंस जाएगा, जिसके कारण इसका जो ये भाग है पराग नलिका का आगे का भाग जो अब तक पैक था वो रैप्चर हो जाएगा, इस प्रकार से खुला हो जाएगा। तो देखिए घटना क्या हो जाएगी, निषेचन को समझिए। पराग नलिका की वृद्धि में अब यहाँ वाला पोर्शन में अलग से बना रहा हूँ ताकि आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आए कि हुआ क्या था। ये भ्रूण कोश, 3 कोशिकाएं ये है, 2 कोशिकाएं जो थी उसमें से 2 कोशिकाएं इस प्रकार से नष्ट हो जाती है और जो पराग नलिका आई है उसके आगे के जो टॉप उसका है, उसको मुख वाला भाग पराग नलिका का उसको रैप्चर कर देती है और यहाँ से भाग मुंह जो है उसका इस प्रकार से खुला हो जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ बनती है। तो 2 जो सहायक कोशिकाएं थी वो तो नष्ट होकर के इस प्रकार से ये ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर बना चुकी है जो इसको अंदर धंसने में मदद करेगी, प्लस ये जो भाग है वो भी क्या हो गया, इसका नष्ट हो गया। अब आपको पता है पीछे क्या है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ रहे थे, 2 नरयुग्मक आ रहे थे, है ना, 2 नरयुग्मक थे जो यहीं से आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे पराग नलिका के साथ ही। तो ये नरयुग्मक यहाँ है। अब यहाँ कौन बचा है, तो यहाँ आपको पता है यहाँ केवल क्या बची है, अंडकोशिका, अंडकोशिका, और बीच में यहाँ एक है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, पूरी अगर इसको ले तो ध्रुवीय कोशिका या फिर ये द्वितीय केंद्रक। ठीक है, अब ये 2 केंद्रक क्या होंगे, दोनों केंद्रक अंदर आ जाएंगे, जिसको मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं। अब दोनों केंद्रकों का काम क्या है कि एक केंद्रक तो जाकर के फर्टिलाइज करेगा इस ध्रुवीय कोशिका को, या मैं कह रहा हूं इसको क्या, द्वितीय केंद्रक को, द्वितीय केंद्रक को फर्टिलाइज करेगा। तो एक नरयुग्मक तो किसके पास चला गया, द्वितीय केंद्रक के पास, तो इसका तो काम हो गया। अब ये बचा हुआ दूसरा नरयुग्मक क्या करता है, दूसरा नरयुग्मक जाता है किसके पास, अंडकोशिका के पास। तो इस प्रकार से ये इसका भी काम हो गया। अब अंदर क्या हुआ, अंदर दोहरा निषेचन हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्या, एक तो कौन निषेचित हुआ है, द्वितीय केंद्रक निषेचित हुआ है। पहले ये द्विगुणित रचना थी, लेकिन अब इसमें एक नरयुग्मक और आकर के जुड़ गया, तो ये किस प्रकार की रचना हो गई, त्रिगुणित रचना हो गई। क्या हो गई, त्रिगुणित रचना हो गई। यहां पर पहले केवल अंडकोशिका थी, पहले केवल क्या थी, अंडकोशिका, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि अगुणित रचना थी। इससे एक नरयुग्मक और आकर के जुड़ गया, जो कि बेसिक परिभाषा है हमारी निषेचन की कि अंडकोशिका और परागकण या नरयुग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन। तो इस अंडकोशिका से इस दूसरे नरयुग्मक का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और यहाँ पर एक द्विगुणित रचना बन गई। अब देखिए क्या होता है कि जो यहाँ त्रिगुणित रचना बनी है उनको तो हम कहते हैं, उसको, उस रचना को तो हम क्या कहते हैं, जो यहाँ बनी है त्रिगुणित रचना, इस रचना को तो हम कहते हैं भ्रूण पोष केंद्रक। क्या कहते हैं, ये भ्रूण पोष का केंद्रक बना एक तरीके से, त्रिगुणित भ्रूण पोष केंद्रक भी कह सकते हैं। और जो यहाँ ये रचना बनी है द्विगुणित, इसको तो आप जानते हैं, हम प्रारंभ से ही पढ़ते आए हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। तो देखिए हम पर तो इसका निर्माण ही रहे थे, लेकिन हमने यहाँ एक और प्रकार का फर्टिलाइजेशन देखा। तो पादपों में निषेचन की जो परिभाषा थी वो तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि अंडकोशिका और ये नर युग्मक दोनों के संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन। ये कंप्लीट हो गया। लेकिन निषेचन के साथ ही जो दूसरा नर युग्मक था वो क्या कर रहा है, वो द्वितीय केंद्रक को जाकर के फर्टिलाइज कर रहा है, जिससे यहाँ प्राइमरी भी लिख सकते हैं, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण कर रहा है। जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। और यही आगे जाकर के, अब देखो यहाँ 2 रचनाएं बनी है, और थोड़ा सा समय ले लेता हूं मैं आपका।
कि यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं और 2 फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप 2 रचनाएं बनी हैं। एक रचना तो क्या बनी है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, जो क्या है, त्रिगुणित रचना है और आगे जाकर के विभाजन करके क्या बनाएगी, भ्रूण पोष बनाएगी। क्या बनाएगी, भ्रूण पोष बनाएगी। दूसरी रचना क्या बनी है, तो दूसरी रचना बनी है युग्मनज, जो क्या है, द्विगुणित है और आगे विभाजन करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ये सब कहाँ हो रहा है, इस भ्रूण कोश के अंदर हो रहा है, इसलिए तो इसको भ्रूण अंदर बनेगा, तो ये सब इस रचना से जो भ्रूण पोष बनेगा, देखिए इस रचना से तो क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा और इस रचना से क्या बनेगा, भ्रूण पोष बनेगा। जैसा आप ये देख रहे हैं, एक तो बनेगा भ्रूण, एक बनेगा भ्रूण पोष। कहाँ, इस भ्रूण कोश के अंदर। तो जैसे जैसे भ्रूण बनता जाएगा, भ्रूण पोष इसको क्या देता जाएगा, पोषण देता जाएगा। तो इस प्रकार से भ्रूण पोष और भ्रूण दोनों साथ साथ बनते हैं। भ्रूण पोष भ्रूण को क्या करता रहता है, पोषण प्रोवाइड करता रहता है। तो ये बात भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई, निषेचन की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। नोट्स आपके पास है ना, नोट्स आपके पास ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा समझा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लैंग्वेज लिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को दिक्कत है कि हमारे पास नोट्स नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ कि हमारा नोट्स प्रोवाइड करने के लिए हम व्हाट्सएप पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको फेसबुक पर हमारा एक पेज है साइंस क्लासेज के नाम से, साइंस क्लासेस क्यूस्ट फॉर एजुकेशन। तो इस पेज पर हम चैप्टर वाइज आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और पूरा ये जो है आपको उसमें नोट्स में पूरा टॉपिक वाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो समझ में तो आपको ये आ गया होगा। अब देखिए यहाँ जो ये 2 रचनाएं बनी है, आपने देखा यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहा जाता है दोहरा निषेचन। क्या